एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए। तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के हालात भयावह होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़े आप देखिए, 2,59,170 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 1,761 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, जबकि 1,54,761 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो देश में एक्टिव केस की संख्या 20,30,000 के पार पहुंच गई है। तो बीते 24 घंटों का आंकड़ा 2,59,170 नए मरीज देश भर में बीते 24 घंटों में सामने आए हैं और इसके साथ ही 1,761 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 24 घंटों में हो गई। तो 24 घंटे का आंकड़ा देश भर का कोरोना अपडेट आपको हम दे रहे हैं। किस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते हुए मामले पूरे देश भर में लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, परेशानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2,59,170 मामले नए मामले हैं ये 24 घंटों के। हालांकि स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा 1,54,761 का है। ये 24 घंटे में ठीक हुए हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए थे और 1,761 लोगों की मौत बीते 24 घंटों में संक्रमण की वजह से हो गई है। तो हर दिन का आंकड़ा डराता है किस तरह से ये लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या देश भर में इस वक्त 20 लाख को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 20 लाख के पार एक्टिव केस पूरे देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के हैं। तो 2,59,170 नए केस बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमित मामले, ये संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया। अब 18+ लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी और 1 मई से ये शुरुआत होगी। सभी व्यक्तियों को जो 18 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, लगातार वो कदम भी उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वैक्सीन उत्पादकों के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कल प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स और दवा कंपनियों के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद बड़ा फैसला लिया था और अब उसी फैसले के बाद आज एक और मीटिंग करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे वैक्सीन उत्पादकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, क्योंकि 18 साल की उम्र से ज्यादा हर व्यक्ति को अब वैक्सीन देने का जो एक अभियान शुरू होने जा रहा है 1 मई से, उसे लेकर अब तमाम इंतजामात क्या होंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, यही तमाम मुद्दे होंगे जिसको लेकर उत्पादकों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। तमाम अहम बातों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कल भी उन्होंने जो बैठक की, उस बैठक में डॉक्टर्स थे, दवा कंपनियों के मालिक थे जिनके साथ ये बैठक हुई है और उस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि अब वक्त है कि इस तरह के सख्त कदम और बड़े कदम उठाए जाएं ताकि देश जिस समस्या से, जिस गंभीर समस्या से इस वक्त जूझ रहा है, उस पर लगाम लगाई जा सके। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक मीटिंग्स लगातार प्रधानमंत्री खुद बारीकी से कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है और उसके जो मौजूदा हालात इस वक्त देश भर में हैं, खुद पीएम इस पर नजर बनाए हुए हैं। कई बैठकें वो कर चुके हैं, उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, डॉक्टर्स के साथ लगातार मिल रहे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस स्थिति से उबरा कैसे जाए। और अब वैक्सीनेशन का अभियान एक बड़े स्तर पर 1 मई से फिर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब तक तो 45 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग थे उन्हें वैक्सीन लग रही है, लेकिन अब 1 मई से 18 साल से उम्र के जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि मांग भी लगातार की जा रही थी इसकी, कई मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी, राज्यों की तरफ से इस मांग उठाई गई थी कि वैक्सीनेशन में जो शर्तें हैं उन्हें हटाया जाए या फिर उन्हें कम किया जाए। उम्र सीमा को लेकर सवाल उठाए गए थे और इन्हीं तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री ने पहले डॉक्टर्स के साथ चर्चा की, उनके साथ एक मीटिंग की, दवा कंपनियों के साथ भी उनकी बैठक थी और फिर ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाया जाए, क्योंकि देश को इसकी जरूरत है।
1 मई से सबसे बड़ा टीका उत्सव। वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार। अठारह साल के हर भारतीय को लगेगा टीका। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की चर्चा हुई। 1 मार्च 2021 को देश के प्रधानमंत्री मोदी उजाला होने से पहले ही दिल्ली के एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने उस दिन सिस्टर से मुस्कुराकर कहा था, लगा दिया और पता भी नहीं चला। दरअसल प्रधानमंत्री की ओर से देश के लिए एक संदेश था। कोरोना को हराने के लिए मास्क और 2 गज की दूरी के साथ वैक्सीन भी बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए देश ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया। एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हालात के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दवा कंपनियों और टॉप डॉक्टर्स के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द वैक्सीन लगे। बैठक के दौरान वैक्सीनेशन के लिए नए मानकों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्र सरकार ने देश में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत 1 मई 2021 से देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के पात्र होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लेकर ट्वीट किया और लिखा कि कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ये फैसला पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इस फैसले की जानकारी दी और इसे बड़ा कदम बताया। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन अभियान की युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करेगी और वैक्सीनेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। फेज 3 में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हर महीने में बनने वाली कुल वैक्सीन का 50% केंद्र को सप्लाई करेगी। बाकी का 50% राज्य सरकारों और ओपन मार्केट में बेचने की छूट रहेगी। यानी राज्य सरकारें दवा कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीद पाएंगी और दवा कंपनियां खुले बाजार में भी वैक्सीन बेचेंगी। लोगों के पास वैक्सीन चुनने का विकल्प भी रहेगा। फार्मा कंपनियां कुल उत्पादन की 50% डोज पहले से तय कीमत पर राज्य सरकारों को बेचेगी। फिलहाल वैक्सीन की कीमत तय नहीं है, इस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा। खास बात यह है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुफ्त सरकारी वैक्सीन जारी रहेगी। देश में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के अभियान की घोषणा के बाद विपक्ष की पार्टियों ने इसका श्रेय लेना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की सलाह पर लिया गया कदम बताया, तो शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दावा किया कि उन्होंने इस फैसले की मांग की थी। बहरहाल देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। देश के नेताओं ने और बुजुर्गों ने युवाओं को वैक्सीनेशन की राह दिखाई है। अब फैसला लोगों को खुद करना है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो बढ़ते हुए आंकड़े और इन आंकड़ों पर किस तरह से लगाम कसी जा सके ताकि देश में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसे कम से कम उसमें सुधार आए, ये लगातार कोशिशें हो रही हैं। और प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर एक के बाद एक कई बैठक की है। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक डॉक्टर्स के साथ हुई, दवा कंपनियों के साथ हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया कि अब 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर जे.ए. जयालाल जो कि नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए हैं, साथ ही डॉक्टर विनय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आईएमए के। और मैं आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दूं कि दोनों डॉक्टर्स उस बैठक में शामिल थे जो बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और मौजूदा हालात को लेकर चर्चा की गई। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर जयालाल, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को भी समझाएं, क्योंकि वक्त ऐसा है, हर कोई जानना चाहता है देश में चल क्या रहा है। महत्वपूर्ण बैठक जिसमें आप भी शामिल थे, क्या रहा उस बैठक में, चर्चा क्या हुई, उसका सार क्या था? Yes, yesterday the meeting with the Parliament very much.
डॉक्टर जयलाल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ठीक है, मैं डॉक्टर जयलाल के पास जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर विनय अग्रवाल भी हमारे साथ है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, संक्षेप में मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ, क्या कुछ इस बैठक में रहा, क्या चर्चा हुई, क्या बताना चाहते हैं आप हमें? देखिए, ये बड़ा सराहनीय कदम था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जिसमें उन्होंने 18 सेलेक्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स सारे देश से बुलाए थे, चाहे वो कॉरपोरेट जगत के थे या वो प्रोमिनेंट डॉक्टर्स थे, प्रोमिनेंट कॉरपोरेट चेन्स को बिलोंग करते थे। उन सबके साथ डिस्कशन का सार ये था कि हम कोरोना एपिडेमिक को कैसे डील कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे सजेशंस आए। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट IMA डॉक्टर जयलाल भी उसमें उपस्थित थे, जिन्होंने इस मीटिंग की शुरुआत की, और उनकी शुरुआत में जो जो सजेशंस दिए गए प्रधानमंत्री जी ने उसे ध्यान से सुना और उस पे फैसले भी लिए। जैसे हमारा सबसे पहला जो हमारा वो था कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए, और उस पर हमने प्रधानमंत्री को एक करीब 10 दिन पहले भी लिखा था कि अगर हमको कोरोना को अच्छे तरीके से निपटना है तो उसमें हमें वैक्सीनेशन जरूरी है। और सेकंड जो ये एपिसोड हुए हैं इसके, और सेकंड ट्रेंच में जो आया है ये, उसमें ये यंगर लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, और उस यंगर लोगों को प्रभावित करने में ज्यादा से ज्यादा सीरियस केसेस भी 18 से 45 साल के बीच के आ रहे हैं, इवन बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। इस बात को अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से हमने बताया। दूसरा, हम लोगों ने ये भी बात उठाई कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो होल्ड की जा रही हैं और वो अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स को। ऐसी भी सिचुएशंस आ रही है कि हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से मौतें भी हो रही हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी, हमने उसको ये स्पष्ट करने की कोशिश की। तीसरा, हमने उनको ये भी बताया कि अगर हमको इस चेन को तोड़ना है तो उस चेन को तोड़ने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से लॉकडाउन लाने पड़ेंगे, और लॉकडाउन अगर हम लाएंगे उससे तो ये चेन को टूटने में, क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, इस चेन को टूटने में हमें मदद मिलेगी। चौथा, हमने उनको जो पॉइंट रखा वो ये रखा था कि जो आपने नीट PG को पोस्टपोन किया है, अगर वो नीट PG हम करते हैं तो हमको 50,000 के करीब डॉक्टर जो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के बाद, उनको हम कोविड ड्यूटीज में लगा सकते हैं। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो लोग हट गए, जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहेंगे, तो वो ना रेजिडेंट डॉक्टर्स रहे ना पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहे। तो हमने उनसे प्रार्थना की कि तरीका आप अपना इजाद कर सकते हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उस एग्जाम को किया जाए। इसके साथ साथ हमने उनसे एक और प्रार्थना भी की। हमने कहा ज्यादा से ज्यादा वायलेंस के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके की एटमॉस्फेयर में और जिस तरीके का भयावह सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, लोगों की एंग्जाइटी बढ़ी है और लोग वायलेंट हो रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट सेंट्रल एक्ट लाए तो उससे हमें मदद मिलेगी, और सेंट्रल एक्ट अगेंस्ट वायलेंस लाने में मेडिकल कम्युनिटी को एक राहत मिलेगी और वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरी तरीके से एश्योर किया कि हम कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई जनता, सरकार और एसोसिएशंस की मिलकर है। जनता को अपना काम करना है, एसोसिएशंस को अपना काम करना है और सरकार को अपना काम करना है। और मुझे खुशी है इस बात से कि प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कहा इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं इमीडिएटली कर सकता हूँ, कुछ चीजें कुछ समय लगेगा, और कुछ चीजें डिस्कशन में मेरी टीम यहाँ बैठी है, वो उसको आगे डिस्कशन लाके उसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक्सपीडाइट करेगी। और मुझे खुशी है, उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे रेगुलर तरीके से ये मीटिंग्स में रखूंगा जिससे कि आपका मुझे एक्सपर्टाइज मिल सके। और हमें ये बात की भी खुशी है कि उस मीटिंग के करीब 1 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन 18 साल से ऊपर के लोगों को अब 1 मई से वैक्सीनेशन उपलब्ध होगा। इतना सराहनीय कदम है। एक नेता जो फ्रंट से लड़ रहा है मेडिकल कम्युनिटी के लिए, जो इस देश को फ्रंट से लड़ रहा है, डिसीजंस ले रहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, और हमने इंडस्ट्री को कहा है कि जिस इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन लगती है वो इंडस्ट्रीज अभी बंद करें, और ताकि ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में उपलब्ध कराया जाए। साथ साथ दवाइयों के लिए जो होल्डिंग कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके अगेंस्ट स्टेप लेगा और उनके अगेंस्ट सख्ती से पेश आएगा, ताकि वो दवाइयां भी लोगों को मिल सके। उन्होंने इसके साथ एक और रिक्वेस्ट की, उन्होंने ये सराहा कि हमने पहले एपिसोड में, पहली वेव में जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई और अपनी जान गंवा के भी उन्होंने आगे लड़े एक सोल्जर की तरीके से। उन्होंने कहा इस लड़ाई में मैं डॉक्टरों से आह्वान करता हूं कि वो जितने भी ये मिसगिविंग्स फैलाई जा रही हैं या जितनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनको दूर करने में मदद करें,
और उसके साथ साथ आइए मिलके इस लड़ाई को लड़ें ताकि हम कोरोना को इस पे इफेक्टिवली भगा सके और अपनी जनता को बचा सके। ठीक है डॉक्टर, मैं इसको प्रधानमंत्री का बहुत ही सराहनीय कदम मानता हूं और हम उसके लिए उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस तरीके के स्टेप्स लिए। बिल्कुल, और आप ही लोगों से सजेशन और सुझावों के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। मेरे साथ डॉक्टर जे जयलाल भी हैं और डॉक्टर सुधीर भंडारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसएमएस हॉस्पिटल के एमएस हमारे साथ हैं। स्वागत है सुधीर जी आपका। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन डॉक्टर जयलाल, हम बात कर रहे थे और जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल ने भी यहाँ पर बताया कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। लेकिन एक और चीज जिसको लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत सवाल है, वो है एक ऐसा इंजेक्शन जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, रेमडेसिविर। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी कमी से लोग अस्पताल जूझ रहे हैं, लोगों को ये मिल नहीं पा रहा। तो इसे लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई है? और दूसरा बात मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि रेमडेसिविर जो है, इसे लेकर इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? Yes, remdesivir. We have already informed to all our colleagues that the rational use of the remdesivir has to be done, and it cannot be used. हमारा संपर्क डॉक्टर लाल आपसे हो नहीं पा रहा है। जैसे ही ये प्रॉब्लम ठीक होती है मैं फिर से आपके पास आऊंगी। डॉक्टर सुधीर भंडारी, आप तो जिस हॉस्पिटल से हैं वहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है, आप लोगों ने तो एक रिकॉर्ड बनाया है ज्यादा से ज्यादा मरीजों को ठीक करने का, उन्हें अटेंड करने का। इस मौजूदा स्थिति में जो हाल इस वक्त पूरे देश भर का है, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री की बैठक में जो जो बातों पर, जिन पर विचार हुआ, वो कारगर साबित होंगी आने वाले समय के लिए, इस मौजूदा स्थिति को ठीक करने के लिए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। प्रधानमंत्री जी की जो हमारी वीसी हुई थी वो इतनी एनकरेजिंग वीसी थी, जिस आत्मीयता से, जिस धैर्य से प्रधानमंत्री ने हम सब डॉक्टर्स को सुना, जिस आत्मीयता और धैर्य से उन्होंने डॉक्टर्स की कम्युनिटी को सहारा, जिस तरह डॉक्टर्स का उन्होंने मनोबल इंक्रीज़ किया, मैं सोचता हूँ वो बहुत एग्जाम्पलरी है। हम सब डॉक्टर्स को एक तरह का बूस्टर डोज मिला। उन्होंने हमारी मन की बात समझी, हमारे चैलेंजेस समझे, हमारे चैलेंजेस बढ़ते हुए नंबर के बारे में डिस्कशन हुआ, द ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में डिस्कशन हुआ, रेमडेसिविर के बारे में डिस्कशन हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन हुआ, और इतना ही नहीं, किस तरह हम डॉक्टर्स की नंबर और डॉक्टर्स की फोर्स को बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने हर बिंदु पर मेडिकल फ्रेटर्निटी की तारीफ की और उन्होंने हमें कई हमारे सुझाव को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक एक्सेप्ट करने के लिए बताया। देखिए, तुरंत वीसी के बाद वैक्सीनेशन को 18 साल से ओपन करना एक बहुत सराहनीय कदम था। हमें तो ऐसा लगा प्रधानमंत्री जी की बात सुन के कि इतना सहानुभूतिपूर्वक, इतना जेंटली, ऐसा लगा कि वो हर हमारी नीड को, हमारी कंट्री की नीड को, सोसाइटी की नीड को पूरा करने वाले हैं। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि जैसा कि पहले भी करते आए हैं, उनका एक ही मकसद है कि देश हेल्दी बने और स्वस्थ बने। वो चाहते थे लोगों की अच्छी से अच्छी केयर हो और प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है। एक उनके सामने बहुत अच्छी बात आई, 1 नेशन 1 प्रोटोकॉल, 1 नेशन 1 स्ट्रेटेजी। सो ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सर्वश्रेष्ठ मेडिकल मैनेजमेंट का एक प्रोटोकॉल बनने वाला है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मैनेज किए जाए। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा रेमडेसिविर का, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कोविड इन्फेक्शन के अंदर जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो सिर्फ वायरस इन्फेक्शन, निमोनिया ही नहीं होता, इसमें कई 3-4 चीज़ें होती है। और रेमडेसिविर एक पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक भाग है। इसमें हमको ब्लड थिनिंग मेडिसिन देनी पड़ती है जिससे ब्लड क्लॉट बन जाता है, लंग्स हार्ड हो जाते हैं तो स्टेरॉइड देना पड़ता है। और रेमडेसिविर की महत्ता सिर्फ पहले 7 दिन में है। मैं आपको एक बार वापस बताना चाहूँगा, पब्लिक को भी समझना चाहिए कि रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जिसकी महत्व सिर्फ पहले 7 दिन के अंदर है। ये जान को नहीं बचाता है, ये सिर्फ रिकवरी टाइम को शॉर्टन करता है। अगर पेशेंट क्रिटिकल है, पेशेंट में लक्षण ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर को तभी दिया जाना चाहिए जब पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो और चेस्ट के सीटी स्कैन का स्कोर 8 से अधिक हो। अगर सीटी स्कोर बहुत कम है,
पेशेंट का ऑक्सीजन नॉर्मल है, 6 मिनट चलने के बाद भी पेशेंट ऑक्सीजन मेंटेन करता है, तो हमें बेसिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। इसकी महत्ता 7 दिन में अगर यूज़ नहीं किया तो अधिक से अधिक 7 से 10 दिन में यूज़ कर सकते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द मेडिकल जर्नल्स ये बताते हैं कि दूसरे और तीसरे हफ्ता के अंत में अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे आ जाता है तो रेमडेसिविर की महत्ता कम हो जाती है, बट इसमें स्टेरॉइड, खून पतला करने की दवाई और एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग हो सकते हैं। अतः मैं बताना चाहूँगा कि रेमडेसिविर का अपना रोल है और पहले हफ्ते में वायरल लोड कम करने के लिए हम एंटीबॉडी रिच प्लाज्मा भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि कॉमन व्यक्ति ने रेमडेसिविर के बारे में इतना सोच लिया है कि कभी कभी डॉक्टर्स के ऊपर वो प्रेशर बनाते हैं, बट डॉक्टर्स लोग इसको पहले हफ्ते में कॉन्फिडेंटली यूज़ कर सकते हैं अगर कंडीशंस डिमांड करती है तो, और अप टू 10 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। बट रेमडेसिविर लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, ये सिर्फ बीमारी को शॉर्टन करता है। लाइफ सेविंग ड्रग सेकेंड वीक में जो साइटोकाइन स्टॉर्म जिसमें केमिकल्स बन जाते हैं वो स्टेरॉइड्स और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, और ऑक्सीजन इज लाइफ सेविंग। माननीय प्रधानमंत्री इतने सेंशियल थे, माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार बोला कि ये उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि जहां इंडस्ट्रीज में ऑक्सीजन काम आ रही है उसको मेडिकल प्रोफेशन में डाइवर्ट किया जाए। एक माननीय नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने भी हमें बहुत एक गाइडलाइंस भेजी है कि ऑप्टिमल यूज ऑफ ऑक्सीजन कैसे किया जाए, ऑक्सीजन के वेस्ट को बचाया जाए। हम ऑक्सीजन को तभी यूज करें और पर्टिकुलर लेवल के लिए यूज करें जो डॉक्टर पॉल ने हमें अगर सुना होगा तो उन्हें समझ आया होगा रेमडेसिविर को लेकर जो इतनी मारामारी इस वक्त मची हुई है, आखिर उसकी उतनी जरूरत नहीं है। तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, बीते 24 घंटों के आंकड़े एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 2,59,170 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1,761 लोगों की मौत बीते 24 घंटों में सिर्फ संक्रमण की वजह से हुई है, जबकि 1,54,761 लोग ठीक भी हो गए हैं। एक्टिव केस की अगर यहां बात करें तो देश में एक्टिव केस की संख्या 20,30,000 के पार पहुंच गई है, और ये अपने आप में डराने वाले आंकड़े लगातार हर रोज 24 घंटे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और देखिए, लगातार प्रधानमंत्री भी इन बढ़ते हुए आंकड़ों को किस तरह से रोका जाए, लोगों की परेशानी को इस वक्त देश को इस गंभीर समस्या से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ वही डॉक्टर्स मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के साथ उस मीटिंग में शामिल थे। डॉक्टर विनय अग्रवाल और डॉक्टर सुधीर भंडारी मेरे साथ हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, बड़ा फैसला ये रहा कि अब 18+ लोगों को भी वैक्सीन दी जाए, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी होगा, आप इसे समझाइएगा कि अभी हमारी उत्पादक क्षमता जो वैक्सीन की है वो उतनी है जितने लोगों को अभी लग रही है, लेकिन अचानक से, क्योंकि 1 मई तक का भी हमारे पास टाइम है, 1 मई को जब ये 18+ लोगों को लगाई जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से भीड़ उमड़ आएगी और उसे फिर कंट्रोल करना ये भी एक अपने आप में समस्या बन जाएगी? देखिए, ये जो डिसीजन सरकार ने लिया बहुत सोच समझ के लिया है। मैं तो कहूंगा इन्होंने जैसे वैक्सीनेशन को स्टैगर किया, पहले 60 ईयर से ऊपर के लोगों को लगाया, फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं 45 साल से ऊपर के उनको लगाया। उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया। सरकार ने ये वैक्सीन उपलब्ध कराई। आज आपने देखा होगा कि अब स्पुतनिक वैक्सीन है जो रशिया से है, उसको सरकार ने परमिशन दी है। सरकार ने 3 और तरीके की वैक्सीन को परमिशन देने जा रही है। तो जहां तक वैक्सीन का सवाल है उसकी उपलब्धता सरकार कराएगी, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन साइमल्टेनियसली 2 महीने 3 हम ये करीब 4 महीने से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। उस 4 महीने के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद रीजनेबल नंबर ऑफ करीब 10 करोड़ से ज्यादा हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं, और उसको अगर देखते हैं हम तो मुझे लगता है कि आज के दिन ये डिसीजन सराहनीय है। वैक्सीन की कमी नहीं होगी। सरकार ने कल भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि उन्होंने, और आप लोगों के माध्यम से हमें पता भी लगा कि उन्होंने दोनों कंपनीज को, जो सीरम इंस्टीट्यूट है और बायोटेक कंपनी है, उसको उन्होंने एक तरीके से एड भी दी है कि जिससे वो अपनी क्षमता को बढ़ाएं, और साइमल्टेनियसली उसके एक्सपोर्ट को उन्होंने वो बंद किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने बाकी वैक्सीन को भी परमिशन दी है। तो हमारे पास कन्वेंस होगा और वैक्सीन का कि कौन सी वैक्सीन लगानी है, कौन सी कहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक वैक्सीन पे डिपेंड कर रहे हैं।
हम काफी वैक्सीन पे डिपेंड करेंगे। इसीलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो 45 साल से ऊपर के हैं वो सरकारी उसमें उन्हें फ्री उपलब्धता होगी, और जो बाकी लोग हैं वो कहीं पर भी चाहे सरकारी में जाएंगे तो फ्री लगेगी, और अगर बाहर कराएंगे प्राइवेट में तो उनको उसके वो भी राशन टाइप का, मतलब एक फिक्स चार्जेस में प्राइवेट सेक्टर को देंगे ताकि वो लगा सके। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कदम हो ही नहीं सकता था। अच्छा, अब कीमत को लेकर आप कह रहे हैं तो उसी से जुड़ा एक सवाल मैं और कर लेती हूँ, फिर मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी के पास जाऊंगी। क्या कीमत को लेकर भी फैसला हुआ है? कीमतें कैसे तय होंगी? क्योंकि निजी संस्थानों को भी अब ये परमिशन है कि वो डायरेक्ट दवा कंपनियों से खरीद सकेंगे और राज्य भी। देखिए, अभी जहां तक सवाल कीमत का है उस बात पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन अगर आपने पीछे देखा होगा जब प्राइवेट सेक्टर को वैक्सीनेशन के लिए इन्वॉल्व किया तो उसकी कीमत फिक्स की कि 250 रुपए में से ज्यादा आप नहीं लेंगे, 250 रुपए में आप वैक्सीन लगाएंगे। और सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर ने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया इस वैक्सीनेशन में 45 साल से ऊपर के लोगों पे। तो और सरकार ने भी उसी के अकॉर्डिंगली वैक्सीन को उपलब्ध कराया। सरकार ने 150 रुपए में उपलब्ध कराया और 250 रुपए में वैक्सीन लगाई गई, जिसमें कि बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं उन सबको मिलाया गया। तो मुझे लगता है इसी तरीके से सरकार कुछ सोचेगी, और ये चीज की अनलिमिटेड चार्जेस होंगे, इस चीज को सरकार कंट्रोल करेगी, और सरकार जिस तरीके से उपलब्ध कराएगी उसमें जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं उसको आगे जोड़कर प्राइवेट सेक्टर ले सकेगा। अगर सरकार ने नहीं सोचा है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये कहेगी कि आप इस तरीके से सोच के इस आपदा में हम सब सहयोगी हैं और हम सबको मिलजुल कर इसका पार्ट बनकर इससे आगे ले जाना। ठीक है डॉक्टर सुधीर भंडारी, वैक्सीनेशन की रफ्तार पर तो बात हो ही रही है, इसके साथ साथ जो हमारा मौजूदा मेडिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो तस्वीरें, जो खबरें सामने आती हैं वो तो कम से कम यही कहती हैं। इसे लेकर क्या विचार हुआ, क्या चर्चा? आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे केसेस बढ़ते हैं, क्रिटिकल केसेस जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो भी बढ़ते हैं। आपको मालूम ही है मैम कि 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड होते हैं जिनको कोई हॉस्पिटल में आवश्यकता नहीं होती। 15 से 18% पेशेंट मॉडरेट इलनेस के होते हैं जिनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो सकता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है, और 2 to 3% पेशेंट्स क्रिटिकल होते हैं, हमको उनको सेव करना चाहिए। डेफिनेटली जब नंबर्स ऑफ पेशेंट इतने एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं तो मॉडरेट और क्रिटिकल पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मैं हमारे स्टेट का सवाल कहूँ, राजस्थान, वी आर सो वेल प्रिपेयर्ड, गवर्नमेंट हैज़ बीन सो प्रोएक्टिव कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे क्रिएट किया गया है। हमारी मेडिकल कॉलेज में भी हम 1700 बेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डील कर रहे हैं। वी हैव इक्वल नंबर ऑफ बेड्स, all oxygenated beds, more than 350 bedded ICU and critical care support system is there. But हो क्या रहा है मैम कि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ने के कारण ये सिस्टम अभी तक तो कैटर कर रहा है। इसमें पेशेंट के रिकवरी होकर टर्नआउट बहुत फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज इसी एक्सपोनेंशियली पेशेंट बढ़ते गए तो कोई भी मेडिकल सिस्टम हो। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ यूरोपियन कंट्रीज़ का, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो या फ्रांस हो, वो काफ़ी संपन्न युक्त देश हैं जिनके साधन बहुत अधिक हैं, बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ था। लेकिन केसेस इतने बड़े कि इवन अमेरिका में भी एक बार तो इंडोर और एडमिशन वाला मेडिकल सिस्टम कॉलेप्स की कगार पे आ गया था। तो हमें नंबर को कंट्रोल करना है, बट अभी तक हमारा प्रदेश एक ऐसा एक्सक्लूसिव प्रदेश है राजस्थान, जहां हमारे पास अभी भी 30 to 40% बेड्स अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, सारी ड्रग्स अवेलेबल है, और हमारी पेशेंट एक बार आने के बाद रिकवरी अच्छी हो सकती है। जो वैक्सीनेशन का आपने बोला, मैं आपकी नॉलेज में एक लाना चाहूँगा कि पहली वेव प्रोग्रेसिव वेव थी और वो एल्डरली लोगों को अफेक्ट कर रही थी, 45 प्लस और 60, 70, 80 प्लस को मॉर्बिड कंडीशन है। इस वेव के अंदर हमारे में उस एज ग्रुप के लोग कम देखने को आए हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की इतनी लॉजिकल पॉलिसी थी कि पहले 60 प्लस विद कोमॉर्बिड कंडीशन, फिर 45 प्लस लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि उनकी प्राइमरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, और उनमें ये वैक्सीनेशन आपको डेथ और क्रिटिकल डिजीज से बचाता है, ये वैक्सीनेशन माइल्ड इन्फेक्शन से नहीं बचाता है। तो वास्तव में मैं बताऊं आपको 50% हमारे पेशेंट इस एज ग्रुप से कम हो गए जो कि पहली वेव में थी। अभी जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं वो यंगर एज ग्रुप है 20 to 40 का, जो थोड़ा सा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखते, जिनको वैक्सीनेट नहीं किया गया और थोड़ी सी लापरवाही बदलते हैं।
तो गवर्नमेंट का, माननीय प्रधानमंत्री का जो ये डिसीजन था, कल हमारी वीसी के बाद 18 ईयर्स के बाद सबको वैक्सीनेट किया जाए, मुझे लगता है अभी जिस ग्रुप के लोग अधिक इस वेव में आ रहे हैं, अब जब वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो प्रोबेबली मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड मैं माननीय प्रधानमंत्री को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर्स की हर सलाह को माना, सहानुभूतिपूर्वक हर सजेशन को माना। जिस तरह डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी को माननीय प्रधानमंत्री ने एनकरेज किया, मैं सोचता हूँ कि हमें एक नई ऊर्जा आ गई। प्रधानमंत्री का संबोधन हमारे लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा कि हम सब मिलके एक श्रेष्ठ भारत बनाएं, एक हेल्दी भारत बनाएं और सारे पेशेंट्स को मैनेज करने में हम लोग भागीदारी करें। प्रधानमंत्री द्वारा हम लोगों के लिए जो कहा गया वो एक तरह का हमारे आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा बूस्टर डोज था। मैं श्री पॉल का भी बहुत ही एक्नॉलेज करना चाहूँगा। नीति आयोग के मेंबर पॉल साहब ने भी हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया। डॉक्टर विनय अग्रवाल, आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री ने तमाम सुझावों को बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से उस पर गौर किया और बताया कि कैसे कैसे वो इस पर काम कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला, और ये तो तय है कि आप लोगों से सुझाव के बाद ही, चर्चा के बाद ही उन्होंने ये अहम फैसला लिया। वैक्सीन पर आपसे क्या जानकारी मांगी प्रधानमंत्री ने, अगर वो आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, देखिए, हमारी जब तक उस मीटिंग में डिस्कशन का सवाल था, वो डिस्कशन का सवाल टाइप ऑफ वैक्सीन पे नहीं था। डिस्कशन का सवाल था अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन का था, और उसको यूनिवर्सल बनाने का सवाल था। हम लोगों ने ये प्रार्थना की कि वैक्सीन को अवेलेबल कराया जाए और दूसरा उसको यूनिवर्सली सब लोगों को लगाया जाए। और हमने इस बात को, अपने इस संबोधन को हमने वो भी किया ये कहकर कि अब जो केसेस आ रहे हैं वो केसेस 18 साल से 45 साल की उम्र के आ रहे हैं। इवन मोर्टेलिटी भी इस एज ग्रुप में ज्यादा हो रही है, और हमें ये पूरा विश्वास है कि अगर हम वैक्सीनेशन सबको लगाएंगे, जैसा डॉक्टर भंडारी ने अभी बताया कि ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना का माइल्ड रूप होकर आपसे निकल जाएगा अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रीजनेबली कम हो जाएगी आफ्टर वैक्सीनेशन। और अगर हम एक तरफ वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करना चाहिए। उसमें उनको प्राइवेट सेक्टर का रोल भी उन्होंने एम्फेसाइज किया, अप्रिशिएट किया जो प्राइवेट सेक्टर ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने कहा जितने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होंगे उससे आगे आने में, हर्ड इम्यूनिटी मिलने में भी मदद मिलेगी और इस बीमारी को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि टाइप ऑफ वैक्सीन तो टेक्निकल इशू है, और वो आई एम श्योर उन्होंने साइंटिस्ट की मीटिंग से बात की, और हमारा ड्रग कंट्रोलर, आईसीएमआर और हमारे मेजर जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है या बाकी लोग हैं, वो उस पर काम करके तभी उन्होंने तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक को परमिशन दी है। और इसके साथ साथ अब जो बाकी और भी वैक्सीन हैं उसको भी परमिशन दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि जब अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन होगी, टाइप ऑफ वैक्सीन अवेलेबल होगा उसका, और मार्केट में भी अवेलेबल होगी, तो हमको उसकी वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचाना और करना वो दिक्कत नहीं होगा। मेरी इसमें एक और सलाह भी है कि वैक्सीनेशन एक तो सेल्फ ड्रिवन है, लोग अपने आप आ रहे हैं, एक इसको प्रमोट करने वाली बात है। तो हमें लगता है कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो सोशल वर्कर्स हैं, चाहे वो एसोसिएशन से संबंधित लोग हैं, उनको भी ये एज ए ड्राइव लेना पड़ेगा कि मेरी या आरडब्ल्यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि मेरी लोकेलिटी या मेरी जो एक मेरा दायरा है, उस दायरे में हर आदमी वैक्सीनेट हो। अगर मेरे दायरे में हर आदमी वैक्सीनेट होगा तो मैं भी प्रोटेक्ट होऊंगा और वो भी प्रोटेक्ट होंगे। इस भावना से अगर हम इस ड्राइव को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि सोशल स्ट्रक्चर का, सोसाइटी का भी पार्टिसिपेशन होगा, एसोसिएशंस का भी पार्टिसिपेशन होगा, तो मुझे लगता है कि इस बीमारी को कंटेन करने में और इस बीमारी को कंट्रोल करने में हम पूरी क्षमता से लड़ सकेंगे और इस पे कंट्रोल पाएंगे। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी को की सराहना करूंगा कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, लगातार वो आपसे चर्चा कर भी रहे हैं, कई मीटिंग्स आप लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ वो कर रहे हैं। मैं एक और चीज़ यहाँ से आपसे समझना चाहती हूँ, मौजूदा जो स्थिति है, जो दूसरी लहर है और जिस तेजी के साथ ये संक्रमित कर रही है लोगों को, फौरी तौर पर क्या वो उपाय हो सकते हैं आपके नजरिए से जो किए जा सकते हैं अभी? देखिए, अगर जहां तक हम कोरोना से संबंधित है, अभी भी उसका एक ही इलाज, वो इलाज है प्रॉपर मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन। ये तीन चीजें, इसका एक तरीके से इलाज ही ये है
अगर हमने इसमें ढील दी, थोड़ी सी भी ढिलाई इसमें घातक हो सकती है। जैसे आपने कहा कि कड़ाई भी और उसको इम्प्लीमेंट करना भी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो उस तरीके से अगर जहां भी हमने इसमें ढील दी, अभी भी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं अवेलेबल हुई है जिसको हम दें और आपको कोरोना ना हो। तो अभी भी मेडिसिन सिर्फ यही है, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हमको मास्किंग, प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना चाहिए। अगर मेरे साथ में किसी आदमी ने मास्क नहीं लगाया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो भी मास्क लगाए और मैं भी मास्क लगाऊं। इसके साथ साथ सरकार को भी कड़ाई करनी चाहिए। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग सरकार नहीं कराएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का एस्पेक्ट हमें अपने आप पैदा करना पड़ेगा, अपने आप लाना पड़ेगा, अपने आप आदत बनानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम अपने हाथ को प्रॉपरली धोएं और हर तरीके से बार बार उसको अच्छी तरह सैनिटाइज करें, चीजों को सैनिटाइज करें ताकि इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड ना हो। अब ये इन्फेक्शन फैमिलीज में हो रहा है। जाहिर तौर पर ये लोगों को समझना होगा कि आप लोगों की तरफ से लगातार ये सुझाव दिए जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक करने की कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी आज सुझाव हमारे दर्शकों को दिए हैं, जो भी लोगों को आपने बताया, वो उनके काम जरूर आएंगे और वो उन पर गौर जरूर फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल डॉक्टर विनय अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर भंडारी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.